साथियों, मैं एच शेखावत आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं श्री कर्णी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। हम राजस्थान का भूगोल और राजस्थान के भूगोल में भौतिक भूभागों की चर्चा कर रहे थे। पश्चिमी रेगिस्तान अरावली पर्वतमाला का हम लोग अध्ययन कर चुके थे। हमने राजस्थान का तीसरा भौतिक भूभाग पूर्वी मैदान प्रारंभ किया। पूर्वी मैदान के संदर्भ में हम बात कर चुके थे कि ये कैसे बना, नदियां कैसे उपजाऊ मृदा लाती है और पूर्वी मैदान का निर्माण करती है, पूर्वी मैदान किस कालानुक्रम में बना, राजस्थान के कौन कौन से जिलों में पूर्वी मैदान का विस्तार है। पूर्वी मैदान के वर्गीकरण की बात करें तो पूर्वी मैदान को हमने 4 भागों में बांटा था और हम बात कर चुके थे माही बेसिन, माही के मैदान की, राजस्थान का दक्षिणी भाग, माही नदी, हमने बात की थी छप्पन का मैदान, काठल का मैदान, मावल, देवलिया की, हमने बात की थी वागड़ क्षेत्र की। चलिए आगे बढ़ते हैं और पूर्वी मैदान में अगले भाग की बात करते हैं। नंबर 2, चंबल बेसिन। ये वो पॉइंट है जहां से सवाल बनता ही बनता है, किसी भी पेपर को उठा के देख लीजिए, चंबल बेसिन से आपको सवाल जरूर मिलेगा। डिपेंड करता है एग्जाम के लेवल पर। 10th बेस 12th बेस एग्जाम है तो क्वेश्चन एकदम सिंपल लैंग्वेज में होगा। जैसे ही एग्जाम का लेवल ग्रेजुएशन होता है तो यहां से बनने वाला क्वेश्चन ट्रिकी हो जाता है। लैंग्वेज कंफ्यूज करती है, मल्टीपल चॉइस होती है, इसी कंफ्यूजन की वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को बाजारों में मिलने वाली पुस्तकों के अनुसार ढाल लिया। वहां केवल किसी भी टॉपिक के संदर्भ में 1 लाइन 2 लाइन होती है, वो हम रट लेते हैं और सोचते हैं कि एग्जाम में आएगा तो हम कर देंगे। जब भी मल्टीपल चॉइस की बात होती है तो याद रखिएगा आपको पूर्ण जानकारी की आवश्यकता होती है उस क्वेश्चन को सही करने के लिए। क्यों? क्योंकि यही लिखा हुआ आता है ऑप्शन ए सही, ऑप्शन बी सही, ऑप्शन सी सही, ए बी सी सही, उपरोक्त सभी। तो जितनी जानकारी आपको होगी आपको उतने ही ऑप्शन सही लगेंगे, इसीलिए संपूर्ण जानकारी रखिए। तो चलिए बात करते हैं चंबल बेसिन की। नाम से ही पता चल रहा है चंबल बेसिन, तो इस मैदानी क्षेत्र का निर्माण चंबल और उसकी सहायक नदियों के द्वारा किया जाता है। हमें चंबल नदी नहीं पढ़नी है, चंबल नदी के द्वारा बनाए गए उपजाऊ मैदान और इस क्षेत्र में चंबल की विशेषता जो धरातल के संदर्भ में है उसकी चर्चा करनी है। सबसे पहले बात करते हैं चंबल नदी की। तो चंबल नदी कहां से आती है? चंबल नदी आती है जानापाव की पहाड़ियों से। कहां से? जानापाव की पहाड़ियों से। ये है एमपी में। जब हम राजस्थान का अपवा तंत्र पढ़ेंगे तब चंबल नदी की डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी के लिए हमारे लिए इतना ही काफी है। ये चंबल नदी राजस्थान में दक्षिण पूर्व से प्रवेश करते हुए पूर्व की ओर बहती है। हमने बात की थी पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान का निर्माण गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों के द्वारा किया जाता है और चंबल नदी जो है, चंबल नदी अपना जल यमुना में मिलाती है। चंबल अपना जल किसमें मिलाती है? यमुना में मिलाती है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में चंबल का प्रवाह चित्तौड़गढ़, सवाल बनता है चंबल नदी का प्रवेश 84गढ़, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। इसके बाद चंबल पहुंचती है कोटा, कोटा के बाद चंबल की एक धारा पहुंचती है बूंदी और इसके बाद चंबल पहुंचती है सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। देखिए चित्तौड़गढ़, कोटा और बूंदी ये पहाड़ी पठारी क्षेत्र है, तो यहां तो मैदानों का निर्माण हो नहीं सकता। चंबल की जो भी विशेषताएं हमें दिखाई देती है वो सारी की सारी विशेषताएं हमारी दिखाई देती है सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में। ये कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो यहां से हमें पढ़ना है अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन के बाद में अगली विशेषता हमारे सामने आती है उत्खात भूमि। उत्खात, उबड़ खाबड़, उत्खात भूमि। इसके बाद अगली विशेषता हमारे सामने आती है वो है बीहड़ और अगली विशेषता है डांग क्षेत्र। तो देखिए चंबल बेसिन, हमें चंबल नदी नहीं पढ़नी है, हमें बात करनी है विशेषताओं की। तो हमारे सामने कौन कौन सी विशेषता है? अवनालिका अपर्दन है, उत्खात भूमि है, बीहड़ है और डांग क्षेत्र है। जो बहन भाई चंबल नदी पढ़ चुके हैं ऑफलाइन कक्षाओं में वो मुझे इस क्वेश्चन का जवाब देंगे कि चंबल नदी यमुना जी में अपना जल किस स्थान पर मिलाती है।
चंबल यमुना का संगम स्थल। इस क्वेश्चन का आप मुझे जवाब देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि राजस्थान में चंबल नदी जो है ये 12 मासी नदी है। कैसी नदी है? 12 मासी, 12 महीने बहने वाली, वर्ष भर बहने वाली नित्यवाही नदी। हम लोगों ने बात की थी बांगर और खादर की, जहां प्रतिवर्ष नदी जल का पानी, नदी की बाढ़ का पानी पहुंचता है तो अपने साथ नई उपजाऊ मिट्टी लेके आता है। तो कैसे मैदानों का निर्माण होगा? खादर मैदानों का निर्माण होगा। तो चंबल नदी जिन मैदानों का निर्माण करती है वो कैसे मैदान होंगे? खादर मैदान होंगे। मृदा कैसी होगी? इनकी मृदा होगी जलोढ़। देखिए सवाल बनता है कि चंबल नदी के मैदानी क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाएगी? तो यहाँ कैसी मृदा पाई जाएगी? यहाँ पर नवीन मृदा पाई जाएगी और कहा गया है नवीन काप मृदा। कैसी मृदा मिलेगी आपको? नवीन काप मृदा। मृदा के कण थोड़े बारीक मिलेंगे आपको। तो याद रखिएगा चंबल कैसे मैदानों का निर्माण करती है? खादर मैदानों का निर्माण करती है और यहां मिलेगी आपको नवीन काप मृदा। अब चलिए चंबल की एक एक विशेषताओं का विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो चंबल की विशेषताओं में हम सबसे पहले बात करते हैं अवनालिका अपरदन की। देखिए अवनालिका अपरदन को समझने से पहले हमें समझना होगा मृदा अपरदन को। मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत का नष्ट होना। मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत का नष्ट होना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। अब ये जो मृदा अपरदन है भारत के संदर्भ में हम बात करें तो देखिए हमारे यहाँ मृदा अपरदन दो प्रकार से होता है। एक मृदा अपरदन होता है वायु द्वारा और एक मृदा अपरदन होता है जल द्वारा। सवाल पूछा जा चुका है भारत में वायु द्वारा सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है। तो वायु के द्वारा सर्वाधिक मृदा अपरदन कहां होगा? ये राजस्थान में होगा। कहां होगा? राजस्थान में। राजस्थान में भी ये सबसे ज्यादा कहां होगा? तो ये होगा पश्चिमी रेगिस्तान में। हम लोगों ने पश्चिमी रेगिस्तान के समय पढ़ा था कि राजस्थान में मरुस्थल के विस्तार का कारण है हवा अपने साथ रेतीली बालू मृदा को उड़ाकर ले जाती है। बात करते हैं जल द्वारा मृदा अपरदन। सवाल बनता है भारत में सबसे ज्यादा मृदा अपरदन किस कारण होता है? तो भारत में सबसे ज्यादा मृदा अपरदन किस कारण होता है? जल के कारण होता है। और ये जो जल के द्वारा होने वाला मृदा अपरदन है इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक है अवनालिका। अवनालिका गहरी गहरी दरारें, गहरी गहरी नालियां, और दूसरा है परती मृदा अपरदन। जल स्थलीय क्षेत्र पे बहता है, समतल क्षेत्र है तो जल अपने बहाव के साथ मृदा की ऊपरी परत को बहा ले जाता है जो उपजाऊ परत होती है। इसे नाम दिया गया है परती। नाम से पता चल रहा है ऊपरी परत का नष्ट होना। अवनालिका गहरी गहरी नालियां। जल जब स्थलीय क्षेत्र पे बहता है तो भूभाग पर वनस्पति पेड़ पौधों के आ जाने के कारण ऊपरी उपजाऊ परत के साथ साथ जो पेड़ों की जड़ें हैं जल उनको गहरा कर देता है। उन जड़ों की समीप की मिट्टी को अपने साथ बहा ले जाता है और गहरी गहरी दरारों का निर्माण हो जाता है। तो इसे ही कहा गया अवनालिका मृदा अपरदन। चलिए बात करते हैं अवनालिका मृदा अपरदन की। तो चंबल जो है, चंबल सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर के क्षेत्र में जब बहती है तो वहां के स्थलीय भाग पर वनस्पति की अधिकता होने के कारण चंबल धरातल पर गहरी गहरी दरारों का निर्माण कर देती है। गहरी गहरी दरारें, इन्हें ही नाम दिया गया अवनालिका। तो भारत में सबसे ज्यादा जल से मृदा अपरदन होता है।
जल से जो मृदा अपरदन सबसे ज्यादा होता है उसमें है अवनालिका अपरदन, और अवनालिका अपरदन भी भारत में सबसे ज्यादा कहां होता है? राजस्थान में होता है। और ये सवाल पूछा जा चुका है, भारत में अवनालिका अपरदन सर्वाधिक किस नदी के द्वारा किया जाता है? तो ये अवनालिका अपरदन सर्वाधिक किस नदी के द्वारा किया जाता है? चंबल नदी के द्वारा। प्रति मृदा अपरदन ये सबसे ज्यादा कहां होगा? प्रति मृदा अपरदन सबसे ज्यादा उत्तर के विशाल मैदानों में होगा। कहां होगा? उत्तर के विशाल मैदानों में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने चंबल के अपवार क्षेत्र की, चंबल बेसिन की दूसरी विशेषता आती है जो है उत्खात भूमि। और भाइयों एलडीसी ये सवाल पूछ चुकी है। धरातलीय क्षेत्र, ऐसा धरातलीय क्षेत्र जिसमें गहरी गहरी दरारें हो, उस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया? उत्खात भूमि। उत्खात भूमि गहरी गहरी दरारों, खाइयों, खड्डों वाला क्षेत्र। यहां एक वर्ड जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। जो गहरी गहरी दरारें हैं उन्हें कहा गया अवनालिका। गहरी गहरी दरारों को कहा गया अवनालिका। और इन गहरी गहरी दरारों से युक्त भूमि, इन गहरी गहरी दरारों से युक्त भूमि, इसे कहा गया उत्खात भूमि। तो पहली विशेषता है गहरी गहरी दरारें, दूसरी विशेषता है उत्खात भूमि, दरारों से युक्त भूमि, उबड़ खाबड़ भूमि। चंबल बेसिन की अगली विशेषता जो हमें दिखाई देती है वो है बीहड़। देखिए बीहड़ क्या होते हैं। अभी हमने बात करी गहरी गहरी दरारें, तो ये जो दरारें हैं, दरारों से युक्त भूमि जिसे हमने कहा उत्खात भूमि। जब इस दरारों से युक्त भूमि में वनस्पति हो, जंगल हो, तो उसे हम क्या नाम देंगे? बीहड़। चंबल द्वारा अवनालिका अपरदन युक्त उत्खात भूमि जिसमें वनस्पति, जंगल पाए जाते हैं उसे कहा गया है बीहड़। बीहड़। ऐसा ही एक वर्ड है बीड़ और एक वर्ड है बीड़ी। शेखावाटी प्रदेश में जो घास के मैदान है, जो वनस्पति युक्त जंगल वाला क्षेत्र है, उसे कहा जाता है बीड़। बीड़ी धूम्रपान के लिए जिसका प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा बीड़ी का निर्माण होता है तेंदू के पत्ते से। सवाल कई बार पूछा जा चुका है, बीड़ी का निर्माण होता है तेंदू के पत्ते से। तो ये जो बीहड़ क्षेत्र है, उत्खात भूमि वाला, उबड़ खाबड़ क्षेत्र, गहरी गहरी दरारों वाला क्षेत्र जिसमें पेड़ पौधे, जंगल, वनस्पति पाई जाती है, ये क्षेत्र प्रसिद्ध है डाकुओं के लिए। कह सकते हो आप दस्यु क्षेत्र। इस क्षेत्र में आपराधिक तत्व निवास करते हैं। यहीं से सवाल बनता है जो पटवार बार बार पूछता है। अगला पॉइंट, अगली विशेषता जो हमारे सामने आती है वो है डांग क्षेत्र। तो हमने सबसे पहले बात की उत्खात भूमि की। ये जो गहरी गहरी दरारों से युक्त उत्खात भूमि है जिसमें सघन वनस्पति और पेड़ पौधे हैं, जहां डाकू दस्यु निवास करते हैं, आपराधिक तत्व निवास करते हैं, इसे कहा गया है डांग क्षेत्र। याद रखिए डांग, डांग का मतलब है लकड़ी से। और पहले के टाइम लकड़ी हथियार के रूप में प्रयोग होती थी, लड़ाई झगड़ों में काम में ली जाती थी। एक कहावत है, डांगर बिना डांग की खाया कौन माने। डांगर बिना डांग की खाया कौन माने। डांगर पशुओं के लिए प्रयोग किया गया शब्द है। देखिए जो आपराधिक लोग हैं
वो किसका प्रयोग करते हैं लड़ाई झगड़े के लिए? डांग का। तो ऐसे लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, फिर पुलिस से बचने के लिए कहां शरण ले लेते हैं? इस डांग क्षेत्र में शरण ले लेते हैं, इस बीहड़ में शरण ले लेते हैं। कुछ समय पहले बॉलीवुड फिल्म स्टार इरफान खान की मृत्यु हो गई थी। काफी दुखद घटना थी। इरफान खान के द्वारा एक मूवी में अभिनय किया गया था जिसका नाम था पान सिंह तोमर। यदि आपको चंबल के बीहड़ डांग क्षेत्र 10 डाकू को अच्छे से समझना है तो समय निकालकर पान सिंह तोमर को आप जरूर देखिए। यहाँ की स्थिति, संपूर्ण क्षेत्र का विस्तार से वर्णन आपको वहां मिलेगा। अब आप सोचेंगे देखो कैसे सर हैं जो हमें कह रहे हैं फिल्म देखो। अरे भाई ज्ञान है, कहीं से भी मिल सकता है। तो ये जो क्षेत्र है, इसमें ये जो ऊपरी क्षेत्र है इसे कहा गया है डांग क्षेत्र, और ये जो नीचे वाला समतल सपाट क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र, इसे कहा जाता है खादर। पटवार बार बार सवाल पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा जिला डांग क्षेत्र में शामिल है, कौन सा जिला डांग क्षेत्र में शामिल नहीं है। कंटिन्यूअसली ये सवाल पूछा गया है। राजस्थान पुलिस का भी ये फेवरेट सवाल है। तो देखिए चंबल तो 6 जिलों में बहती है, मगर चंबल की जो विशेषताएं हैं वो हमें दिखाई देती है सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में। तो डांग क्षेत्र में कौन से जिले शामिल हैं? सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिले शामिल हैं। इसके अलावा जो भी आपको ऑप्शन में दिखे वो रॉन्ग होगा। कई बार पूछा जाता है, जैसे पूछा गया पटवार में कौन सा जिला शामिल नहीं है, उस समय राइट आंसर था अलवर। एक बार पूछा गया, उस समय राइट आंसर था दौसा। यही सवाल बार बार रिपीट होता है। तो देखिए बीहड़, डांग क्षेत्र, उत्खात भूमि, अवनालिका, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे अगली विशेषता ऐड होती जाती है, क्षेत्र का नाम चेंज होता जाता है। यहीं से एक बहुत अच्छा और बहुत प्यारा सवाल बनता है। तो देखिए सवाल है बीहड़ से संबंधित, राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ कहां पाए जाते हैं? बात हो रही है बीहड़ की और सर्वाधिक बीहड़। तो देखिए राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ है सवाई माधोपुर में। ये 2-3 वर्ड है जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूं, याद रखिएगा। से सर्वाधिक और से सवाई माधोपुर। सर्वाधिक बीहड़ कहां है? सवाई माधोपुर में है। दूसरा सवाल बनता है सर्वाधिक सघन बीहड़। सर्वाधिक सघन बीहड़, और ये सघन बीहड़ कहां है? ये सघन बीहड़ है हमारे धौलपुर में। दोनों ही वर्ड से कंफ्यूजन क्रिएट होता है, सर्वाधिक कहां है और सघन कहां है। यहीं से अगला सवाल बन जाता है हमारे बीहड़ की रानी, डांग की रानी। देखिए डांग क्षेत्र में सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली जिले शामिल किए जाते हैं। तो बीहड़ की रानी या डांग की रानी कौन होगा? सवाई माधोपुर? नहीं साहब, फीमेल के जैसा नाम नहीं है। धौलपुर, ये भी फीमेल के जैसा नाम नहीं है। तो फीमेल के जैसा नाम वाला, स्त्रीलिंग नाम वाला कौन सा है हमारे सामने? वो है करौली। तो डांग की रानी, बीहड़ की रानी किसे कहा गया है? करौली को कहा गया है। ऐसा ही एक वर्ड है डींग। ये डांग है और ये डींग है। ये डीग कहां है? ये डीग है आपके भरतपुर में। और डीग भरतपुर क्यों फेमस है? ये फेमस है जल महलों के लिए, जिसे कहते हैं जल महलों की नगरी, डीग भरतपुर को याद रखिएगा। डांग डीग दोनों में अंतर है। डांग का पर्याय वैसे लकड़ी या लठ से भी लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए कौन कौन से कार्य किए। देखिए कुछ दिनों पहले एक भाई ने कमेंट किया कि सर ये जो आपने पढ़ाया है हमने तो कहीं और ही कुछ और पढ़ा है। देखिए मैं आपको बार बार कहता हूं, कोई भी भाई बहन जो कुछ भी पढ़ रहा है सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग है।
कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो सत्यता की जांच के लिए आप सर्वोच्च प्राथमिकता दीजिए हिंदी ग्रंथ साहित्य अकादमी की पुस्तकों को। कभी भी गाइड में लिखी गई बात की सत्यता की जांच करनी हो तो हिंदी ग्रंथ साहित्य अकादमी की पुस्तकों को आप प्राथमिकता दीजिए। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है, मार्कर लग गया, कोई बात नहीं। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लोग कुछ अनावश्यक फालतू की बातें लिख देते हैं, फिर आप सोचते हो अरे वाह ये वाली बात तो हमने कहीं पढ़ी नहीं। हो सकता है वो गलत हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो सकता है गलत टाइप हो गया हो। देखिए यहां से जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है वो ये है, सरकार के द्वारा इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। तो सरकार ने सबसे पहले डांग क्षेत्र के विकास के लिए कार्य किया, वो था कंदरा विकास कार्यक्रम। कंदरा विकास कार्यक्रम, सवाल पूछा जाता है कि कंदरा विकास कार्यक्रम का संबंध किन जिलों से है। कंदरा विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो कंदरा विकास कार्यक्रम शुरू किया गया 1989 में। कितने जिलों में कंदरा विकास कार्यक्रम चल रहा है, किस राज्य में चल रहा है? तो ये राजस्थान राज्य के 8 जिलों में चल रहा है कंदरा विकास कार्यक्रम। ये 8 जिले कौन कौन से है? तो देखिए 8 के नाम लिखने से अच्छा है कि केवल हम ये 2 वर्ड याद रखें, कोटा संभाग और भरतपुर संभाग। कोटा संभाग और भरतपुर संभाग। कोटा संभाग में 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। भरतपुर संभाग में भी 4 जिले हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। एक क्वेश्चन आप और नोट कर लीजिए जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान के नवीन संभाग भरतपुर संभाग का गठन कब हुआ? तो ये कार्यक्रम जो है कंदरा विकास कार्यक्रम राजस्थान के 8 जिलों में चल रहा है। यहीं से एक मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल बनता है, हालांकि पिछले 2-3 साल से ऐसे सवालों का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो देखिए ये कंदरा विकास कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ये चलाया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। वर्तमान समय में कोई भी परियोजना, कोई भी विकास कार्यक्रम, कोई भी योजना कौन चला रहा है, उसके लिए आर्थिक सहायता कौन दे रहा है? यदि केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों ही सम्मिलित रूप से चला रही है तो दोनों का शेयर कितना है? ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आप फोकस कीजिएगा, यदि आर्थिक सहायता कोई दे रहा है तो किसने दी, केंद्र राज्य दोनों संबंधित हैं तो किसका कितना शेयर है, ये जरूर याद रखिए। यहीं से सवाल बन रहे हैं। पहले केवल सवाल बनता था किसी परियोजना, किसी कार्यक्रम के संदर्भ में कि इसकी शुरुआत कब हुई। ये चलन 2016-17 से पहले का था, अब ये चलन बंद हो चुका है। अब तो वो उससे रिलेटेड वैल्यूज पूछता है, उससे रिलेटेड फैक्ट पूछता है कि कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है। इसके बाद हमारी सरकार ने एक प्रोग्राम और शुरू किया गया, नाम रखा गया डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। ये जो डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है इसकी शुरुआत हुई 1995-96 में। और डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम कब तक चला? ये चला 2001-2 तक। 95-96 के बजट में इसको शुरू किया गया, 2001-2 के वित्तीय वर्ष में इसको समाप्त कर दिया गया। याद रखिएगा डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। 2004 में राज्य सरकार के द्वारा पुनः एक परियोजना शुरू की गई और उसका नाम रखा गया डांग विकास परियोजना। डांग विकास परियोजना कब शुरू की गई? डांग विकास परियोजना, तो डांग विकास परियोजना शुरू की गई थी 2004 में। याद रखिएगा 2004 में। और अभी मेरे सामने आया कि एक भाई के द्वारा इसे गलत पढ़ा दिया गया। ऐसा नहीं है कि गलती हमसे नहीं होती, गलती हमसे भी होती है, हो सकता है गलती उनसे भी हो गई हो, तो ये कोई वाद विवाद का विषय नहीं है, आप सत्यता की जांच कर सकते हैं।
देखिए, डांग विकास परियोजना अलग चीज है, डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम अलग चीज है। और वो था डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम जिसमें उस भाई के द्वारा इसे 2004 बता दिया गया। बच्चों को कंफ्यूजन हुआ, उन्होंने मुझसे बात करी, मैंने इसका समाधान कर दिया। याद कर लीजिए, डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 95-96 में शुरू हुआ था और डांग विकास परियोजना ये शुरू हुई थी 2004 में। ये कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये कार्यक्रम शुरू किया गया था राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। कंदरा विकास कार्यक्रम केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, डांग विकास परियोजना ये शुरू की गई थी राज्य सरकार के द्वारा। ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं, यही बातें कंफ्यूजन क्रिएट करती है और आप सफलता से वंचित रह जाते हैं। साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में। साथियों, बार बार अपील कर रहा हूं कि आप कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई दीजिए। बात समझ में आती है तो बताइए, नहीं समझ में आती है तो बताइए, क्या नहीं समझ में आया वो भी बताइए। पूछे गए सवालों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है और आप ऐसा सोचते हैं कि किसी और भाई का भी इस वीडियो को देखकर भला हो सकता है, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप शेयर भी कीजिए। यहाँ करनी क्लासेज परिवार के द्वारा जो भी जानकारी आपको उपलब्ध करवाई जा रही है वो निःशुल्क है। हमारा कोई भी पेड कोर्स नहीं है। रिट, पटवार और पुलिस ये तीनों ही संभावित एग्जाम्स हैं। इन तीनों का ही कोर्स आपको निःशुल्क करवाया जाएगा। कुछ विषयों की कक्षाएं सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रही है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आवागमन पर पाबंदी है। जैसे ही आवागमन प्रारंभ होगा, उन विषयों की कक्षाएं भी सुचारू रूप से आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध होगी। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही।